स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो है जीके व जीएस की। ये क्लास में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। और ये क्लास उनके लोग बच्चों के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जो आरआरबी की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आप यदि कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो उसके नोट्स भी बना लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर रहने वाला है मीरा कुमार। जो मीरा कुमार थी ये पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। और कौन सी लोकसभा थी वो? 15वीं लोकसभा थी। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष। इनके कार्यकाल की बात करें तो ये नियुक्त हुई थी 4 जून 2009 को। कब? 4 जून 2009 को नियुक्त हुई थी। और इसके अलावा 18 मई 2014 तक ये अध्यक्ष भी बनी रही थी। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? मीरा कुमार थी। इसके अलावा जो वर्तमान में हमारी लोकसभा है वो है 17वीं लोकसभा। कौन सी है? 17वीं लोकसभा। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ओम बिड़ला। याद रखना है आपको। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो क्या नाम उनका? ओम बिड़ला नाम है। इसके अलावा ये हम लोग राज्यसभा की बात करें तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कौन है? जगदीप धनखड़। इसके अलावा आपको उपाध्यक्ष पूछ दिया जाए यदि उपाध्यक्ष किसका? राज्यसभा का। तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ये उपाध्यक्ष है राज्यसभा के। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ये वर्तमान में नहीं है, ये पद खाली है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं पूरे भारत में। और मैंग्रोव वन की बात करें तो किस क्षेत्र में होते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय हों या उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश। इसके अलावा समुद्री तटवर्ती मैदान, क्षारीय दलदली, इन सब मैदानों में ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां बन जाती हैं। इन मैदानों में इससे मैंग्रोव वन की स्थिति बन जाती है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कौन सा सही आंसर होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक इस नाम से भी जानी जाती है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी। और ये कहाँ पे? तो ये आपका है यूएसए में है, अमेरिका में ये है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये 5 ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पहली तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा दूसरी आती है वो है आईडीए। इसका क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और लास्ट जो आपकी आती है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्प्यूट। ठीक है, ये सब आता है। तो इसको आपको इतना याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है इंटरनेशनल फॉर बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा? ए। आगे बात करें, जिसे आपको ऑप्शन दे रखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना तो कहाँ हुई थी या इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पुनः इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये भी आपको याद रखना है। आईएफसी की बात करें यानी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1956 को। और इसका भी जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? ए सही आंसर होगा। ठीक है,
साथियों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट्स बना लीजिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी देखिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। तुल्य यानी क्या है? तुल्य का अर्थ क्या है? समान। क्या है? समान। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 128 बाइट्स, 256 बाइट्स, 512 बाइट्स या 1024 बाइट्स। सही आंसर रहने वाला हमारा 1024 बाइट्स। कौन सा सही आंसर होगा? डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोबाइट यानी देखिए 1 केवी, केवी इसको शॉर्ट में बोलते हैं केवी, 1 केवी। तो 1 केवी का कितना होता है? 1024 किलोबाइट होता है। जो किलोबाइट होता है या बाइट होती है, ठीक है, वो कंप्यूटर के जो मेमोरी है उसको नापने की एक इकाई होती है। तो मेमोरी मापने की इकाई कौन कौन सी हम लोग थे? किसी कंप्यूटर की, जैसे कि बिट, और क्या का निबल, बाइट, ये सब क्या है? कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको मापने की इकाई है। जैसे कि हम लोग बात करें, 1 बाइट ये कितना होता है? तो ये 8 बिट के बराबर होता है। कितना? 8 बिट के बराबर होता है। वहीं 1024 बाइट की बात करें तो ये होता है 1 केबी यानी 1 किलोबाइट के बराबर होता है। और 1024 केबी यानी किलोबाइट ये होता है आपका 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है। वहीं 1024 MB यानी मेगाबाइट ये होता है 1 गीगाबाइट यानी एक, ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। दशमलव संख्या 1006 को द्विपदी में परिवर्तित कीजिए। यानी 106 संख्या है, इसको बाइनरी कोड में आपको बताना है, बाइनरी में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए कंप्यूटर दो परिस्थितियों पर है। कंप्यूटर कैसी है? एक इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, ये दो परिस्थितियों पर आधारित होती है। एक तो होता है जीरो और एक, इनसे ही आपका बाइनरी, इन्हें आप कह सकते हैं ये बाइनरी संख्या हमारी है कंप्यूटर की, और इनसे ही कंप्यूटर पूरा चलता है। तो जो दशमलव संख्या होती है इसको जब बाइनरी कोड में लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, जो भी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारी एक संख्या है 106, इसको हम 2 से भाग करते हैं और तब तक भाग करते जाते हैं जब तक क्या शून्य ना आ जाए, जो आंसर हमारा है शून्य ना हो जाए। तो जैसे 106 है तो इसको 2 से करेंगे, 2, 2 पंचे 10 और 3, ये पूरा चला गया, शेषफल बचा नहीं है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 क्योंकि शेषफल नहीं बचा है। इसके बाद पुनः इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और बचा है कितना? 13 है, तो यानी 26 हो जाएगा। एक आपका बचा है तो यहाँ पे एक लिख लेंगे, एक शेषफल था ना, इस पर पुनः हम लोग करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 13 आएगा। 0 आएगा क्योंकि शेषफल बचा नहीं है। इसके बाद पुनः हम लोग 2 से भाग करेंगे, 6 आएगा। एक क्या होगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? एक ये रिमाइंडर बच जाएगा यानी शेषफल बच जाएगा। पुनः करेंगे 2 से तो 3 आएगा और शून्य हो जाएगा क्योंकि शेषफल बचा नहीं है। फिर 2 से करेंगे, 1 आएगा आपका, ठीक है, और कितना बचेगा आपका? एक रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे से जोड़ना चालू करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके नीचे से है। आप ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। तो पहले आपका एक है ये, ठीक है, एक। इसके बाद पुनः आपके दूसरे नंबर पे एक, इसके बाद 0, इसके बाद एक, इसके बाद 0, इसके बाद एक, इसके बाद 0, ठीक है। तो सही आंसर का कौन सा हो जाएगा हमारा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। 1 1 0 1 0 1 0, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। पेरियर नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये है पश्चिमी घाट में। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में ये है। और पश्चिमी घाट आपका कहाँ पड़ जाता है, या फिर ये पेरियर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ का पड़ेगा? तो ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। और कहाँ पे बना हुआ है? तो नदी है पेरियार। कौन सी है? पेरियार नदी। तो पेरियार नदी के क्षेत्र में ही आसपास ये बना हुआ है, चारों तरफ उसके बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है पंजाब का। किसका? पंजाब का जो है लोक नृत्य है। इसके अलावा यदि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कजरी और झूला ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कौन से हैं? जैसे आपका घूमर, क्या है?
घूमर। और आपको कौन से, कालबेलिया काफी ज्यादा आता है एग्जाम में, कालबेलिया, ये इसका कौन सा है, लोक नृत्य है। इसके अलावा एक होता है भावाई, भावाई, ये लोक नृत्य है। और पंजाब का कौन सा है, गिद्दा है। बिहार का कौन सा हो जाएगा, तो बिहार का आता है, एक तो आपका आता है छऊ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा कर्मा और चेकवा, ये सब कैसे हैं, इसके लोक नृत्य हैं। साथियों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, जो भी साथी हमारे रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम आप लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध होगा। कोर्स की कीमत मात्र रहने वाली है 199 रुपये। इस कोर्स में हम लोग आपको एक सटीक कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके रेलवे के होने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा एक बूस्टर पॉइंट साबित होगा, क्योंकि जो हम लोग सिलेबस कराएंगे, जो हम लोग पीडीएफ देंगे, वो इस प्रकार से पीडीएफ बनाई गई है, क्योंकि अब जो आपके प्रीवियस में एग्जाम हुए हैं, उसको किस प्रकार से रेलवे एग्जाम पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, उस प्रकार से हम लोगों ने पीडीएफ सेट की है। तो इसलिए आपका जो एक कोर्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वर्तमान में छूट चल रही है, ये कोर्स आपको मिल जाएगा 149 रुपये में, ये कोर्स मिल जाएगा, 50 रुपये की इसकी छूट चल रही है। इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम वेब इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ इसको आपको ये मिल जाएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी करनी है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमसे बात करनी है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इससे आप बात कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका में से इस बात पर बल दिया है कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता प्रदान कराए या उपलब्ध कराए। ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इन्होंने एक याचिका दायर की थी, तो इनका नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है इसका, वो है डी परमानंद कटारा। कौन है, डी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। कौन सा है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद सत्र खालिस्तान बनना से प्रारंभ होता है, तो किससे प्रारंभ होता है, तो वो होता है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयोग संबोधन से। जो जहाँ राष्ट्रपति है संयुक्त संबोधन देता है दोनों सदनों को, तब क्या होता है, सदन का सत्र चालू होता है। और ये किसमें बात कही गई है, तो ये आर्टिकल 85 में, अनुच्छेद 85 में ये संयुक्त संबोधन की बात की गई है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा दोनों के अधिवेशन बुलाए जाते हैं, वह राष्ट्रपति द्वारा जो स्थगित भी किए जाते हैं। और एक बात और है कि दोनों सदनों की जो बैठक है, संयुक्त बैठक है, इसमें जो अंतर है वो 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि मतलब आज यदि आज बैठक हो गई है तो इसके 6 महीने के अंदर दूसरी बैठक होना अनिवार्य है, यदि 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से संयुक्त सदन का सत्र प्रारंभ होता है। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी साइंस की भी डेली क्लास आ रही है, 11:10 पे आपकी क्लास मिल जाती है। सप्ताह में 4 दिन हमारी साइंस की क्लास चलती है, इसके अलावा 2 दिन आपकी जीके व जीएस की क्लास चलती है। तो आज आपकी लास्ट क्लास है हफ्ते की, इसके बाद जो अगली क्लास हमारी आने वाली है वो साइंस की क्लास है। तो जो भी साथी ने ये क्लास करना चाहते हैं या चैनल पर नए हैं और उनको इसकी नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लास की जानकारी मिल जाएगी। और वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है उसके लिए आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ इसकी आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी वर्तमान में क्लास चल रही है इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए जो भी है मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है। संघ सूची क्या होती है, तो ऐसी सूची, इस सूची में क्या होता है, इस सूची में जो ऐसे विषय दिए जाते हैं जो ना तो राज्य सूची में दिए गए हैं ना केंद्र सूची में दिए गए हैं, तो वो सूची में संघ सूची में दिए जाते हैं। और उस सूची में राज्य भी कार्य कर सकता है और केंद्र भी कार्य कर सकता है, या दोनों संयुक्त रूप से कार्य कर सकते हैं। तो कौन कौन सा हिस्सा है, खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण ये नहीं है, कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय ये भी नहीं, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक व श्रम विवाद ये हो सकता है। इसके अलावा
औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद, ये आपका निश्चित है, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित जो विवाद है वो एक संघ सूची का हिस्सा है। कौन सा सही आंसर होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और संघ सूची की यदि लोग बात करें, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। संघ सूची, तो ये किसका, देखिए, तो ये हमारी 7वीं अनुसूची में है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो 7वीं अनुसूची में या संघ सूची किस अनुसूची में है, तो किसमें है? 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। और इस अनुसूची, जो संघ सूची है, इसमें मूलतः कितने विषय मेंशन किए गए हैं? तो है 97 विषय। कितने? 97 विषय मेंशन किए गए हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें, जैसे खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण, विधि, चिकित्सा, औद्योगिक संघ, इस प्रकार विद्युत, ये सब किसके अंडर आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये पानीपत का कौन सा युद्ध था 1526 में? तो पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। कैसा था? प्रथम युद्ध। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ा गया था। और इसमें कौन विजयी रहा था? तो बाबर विजयी रहा था। और अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, कौन जीता था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला खालिस्तान है, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो 1605 में किसने स्थापित किए थे? तो डचों ने। कौन थे? जो डच है, इन्होंने अपना जो प्रथम कारखाना मछलीपट्टनम में खोला था 1605 में। तो कौन है यहाँ पे रहेगा? डच। इसके अलावा यदि हम लोग अंग्रेज की बात करें, तो इन्होंने सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 में स्थापित की थी। कहाँ पे? सूरत में। सूरत में। फ्रांसीसियों की यदि हम लोग बात करें, तो इन्होंने स्थापित की थी जो, वो है 1668 में। कहाँ पे? सूरत में। और इसके अलावा इन्होंने क्या, प्रथम कोठी इसको बोल सकते हैं, सूरत में स्थापित की थी। पुर्तगालियों की यदि हम लोग बात करें, तो इन्होंने की थी 1503 में। और कहाँ पे? कोचीन में। और जो डच हमारे कहाँ पे? मछलीपट्टनम में 1605 में। सही आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे, वो है दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी कब? 1875 में। 1875 में। और कहाँ पे? बम्बई में, जो वर्तमान में क्या है? मुंबई है। यहाँ पे इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा इन लोग बात करें आचार्य विनोबा भावे की, तो उन्होंने क्या किया था? इनका एक प्रसिद्ध आंदोलन, इसका नाम है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन। इस आंदोलन में क्या था? तो इस आंदोलन में ये जो भूमिहीन किसान थे उनके लिए भूमि प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन का उद्देश्य था। राजा राम मोहन राय की बात करें, तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किसको मानते थे? मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण जी की बात की जाए, तो उन्होंने 1905 में एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इनके बारे में ये आपको याद रखना है। कब? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस को आता है, यानी भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? तो 26 नवंबर कब? 26 नवंबर 1949 को हम, जो हमारा भारतीय संविधान है, ये बनकर तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान,
तब कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें थी 8 अनुसूचियां। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। आगे देखिए, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके? भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। और नागरिकता की बात करें तो ये हमारे भारतीय संविधान आर्टिकल या अनुच्छेद 5 से 11 में इसका मेंशन की गई है। इसके अलावा जो नागरिकता है इससे संबंधित जो भी लॉ है, विधि है, कानून है, तो ये मेंशन किए गए नागरिकता अधिनियम 1955 में। किसमें? नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें ये मेंशन किए गए हैं। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। भारत का जो राष्ट्रपति है भारतीय नागरिकता किसे दी जाए ये डिसाइड करता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित व स्थगित करते हैं? तो किसके? मंत्रिपरिषद। कौन है? मंत्रिपरिषद की जो है इसकी सलाह से, इसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित करते हैं और स्थगित करते हैं। प्रधानमंत्री मत लगा के आ जाइएगा, कौन सा होगा? मंत्रिपरिषद। और ये आपको याद रखना है, जो भी सत्र हमारे हैं एक वर्ष में, ठीक है, 2 तो होना अनिवार्य है, और एक सत्र से दूसरे सत्र की जो गैप है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं या किसे देते हैं? तो वो देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को देखते हैं। और वहीं अगर लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपके लिए क्वेश्चन एक कि जो भारत का राष्ट्रपति है, यदि ये अपना पद त्याग करता है तो ये अपना जो इस्तीफा है, त्यागपत्र है, वो किसे प्रदान करेगा? और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की परत की बात करें तो ये कुल 3 परतें होती हैं। कितनी? 3 परतें। और सबसे पहले बात करें, जो पहली परत होती है उसका नाम है फोटोस्फीयर। क्या है? फोटोस्फीयर, या इसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। दूसरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या? क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। और जो लास्ट स्टेज है उसका नाम है कोरोना। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका सही आंसर होगा, कोरोना। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।